फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी और जीपीएससी को अटेम्प्ट कर सकता है और पास कर सकता है? इस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा मिथ या नोशन है वो यही है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। वो नोशन कैसे क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करने लग गए, दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है? डिसिप्लिन प्ले करता है या मोटिवेशन प्ले करता है? ऑब्वियसली डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, रील देखकर भी आता है, एक मूवी देखकर आता है, सीरीज देखकर आता है। आपके हिसाब से वो ऐसे कौन से झूठ होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोले जाते हैं जिसके कारण वो एक बार मोटिवेट होके एंटर हो जाते हैं? पहला जो सबसे टॉप झूठ है वो ये है कि एक बार इस एग्जाम को पास कर लो फिर कोई चिंता नहीं, फिर लाइफ सेट है। एआई जो है वो यूपीएससी और जीपीएससी की जो कोचिंग है उसका भी काम खा जाएगा। आस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बताइए मेरा आंसर यूपीएससी के हिसाब से ठीक लिखा गया है। लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं कि नहीं, हमको बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब से चाहिए, गवर्नमेंट जॉब से चाहिए। जो सवाल है उसका जवाब पहले तो हाँ है कि यस, लोग अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायर करने लग गए। उसका जवाब ना भी है क्योंकि ये ना अब सिटी बेस्ड भी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम है काइंड ऑफ थिंकर्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, दे आर ओनली क्रिएटिंग डिग्री होल्डर्स। बहुत सारे डिग्री होल्डर हो गए, थिंक नहीं कर रहे हैं। अब इसी को सरकार ने देखा तो सरकार को भी लगा कि अच्छा ये लगता है स्कूल में भी ये प्रॉब्लम ना हो रही हो, 10th में भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, 12th में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। उनको सोशल लाइफ छोड़नी नहीं है, उसके कारण आपको कुछ एक बहाने दिए हो। पड़ोस में किसी की शादी है तो साहब मारे जाओ ऊपर से। कौशल सर, द विवेक सोमानी शो के फर्स्ट एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो सर, जैसे आप यूपीएससी एंड जीपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं तो ऐसे देखने जाए तो और भी सिविल सर्विसेज काफी फील्ड है सिविल सर्विसेज के अंदर। जी बिल्कुल। बट आपने यही फील्ड क्यों चूज की कि आई विल ओनली टीच द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी एंड जीपीएससी? दैट्स बिकॉज मैंने मेरी लाइफ में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। ओके। तो तैयारी करते वक्त सबसे ज़्यादा ग्रिप कंपेयर टू अदर एग्जाम्स एज एन एस्पिरेंट जो डेवलप होने लगा वो इन्हीं एग्जाम्स पे डेवलप होने लगा। एंड व्हेन आई कुडंट क्वालिफाई सिविल सर्विसेज तो फिर सोचा कि अगर किसी को ये नॉलेज इम्पार्ट करना है तो फिर जो मुझे आता है वही वाले पार्ट में करूँगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज रीजंस कि मैंने सिर्फ सोचा कि यूपीएससी और जीपीएससी के ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो सर, जैसे आप खुद एक एस्पिरेंट थे, राइट? आपने खुद ने भी अटेम्प्ट्स ट्राई किए होंगे। बिल्कुल। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी और जीपीएससी को अटेम्प्ट कर सकता है और पास कर सकता है? हाँ बिल्कुल। जैसे इस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा मिथ या नोशन है वो यही है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। वो नोशन कैसे क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करने लग गए, दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। इस वजह से एवरेज स्टूडेंट्स इस एग्जाम को सोचते हैं कि भाई हम नहीं क्लियर कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है करके। हाँ, बट दिस एग्जाम इज अबाउट हार्ड वर्क। ओके। तो आदमी एवरेज है तो वो उसकी पास्ट लाइफ में एवरेज था। आज से अगर वो मेहनत करना शुरू करेगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन पुट करेगा तो वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्यों नहीं पास कर सकता? इट हैज़ नथिंग टू डू विद एन इंटेलिजेंट पर्सन क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन एंड एन एवरेज पर्सन नॉट क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सर, मेजर ऑफ जो भी सुनने में आता है ना, उस हिसाब से ये बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जैसे आपने बोला, जो इंटेलिजेंट पीपल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेटिवली जो भी है वो फेल होते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वो इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं या फिर वो ये जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है तो इस वजह से हार्डवर्क कम पुट करते हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते हो। और इसी के एवज में जो एवरेज स्टूडेंट है उनको ये मालूम होता है कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पूरा पढ़ के इस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो फिर वो फर्स्ट डे से ही एफर्ट डालते तो शायद उनका पास होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों को थोड़ा खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है।
ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंट पीपल को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इंटेलिजेंट पीपल नो दैट दे कैन डू इट, ओके but it has to be done also na. And an average student probably knows that it has to be done, ओके। तो वो एफर्ट डालने लग जाता तो है इस चीज के अंदर सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है? डिसिप्लिन प्ले करता है या मोटिवेशन प्ले करता है? ऑब्वियसली डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, रील देखकर भी आता है, एक मूवी देखकर आता है, सीरीज देखकर आता है, किसी को देखकर आता है, 10th फेल। फिर वो खत्म हो जाता है। बट मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन वाला एस्पेक्ट है, वो ज़्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो मोटिवेशन काइंड ऑफ जैसे अभी काफी यूट्यूब हो गया, राइट। काफी सोशल मीडिया हो गया, उसके ऊपर काफी लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं। हाँ, यूपीएससी में ऐसा हो जाएगा, यूपीएससी में वैसा हो जाएगा, बिल्कुल। आप ये कर सकते हो, आप वो बिल्कुल। कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो एक पर्टिकुलर पर्सन का दिनचर्या है, हम्म, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन, डिसिप्लिन की अगर बात करनी हो, तो अगर कोई भी एस्पिरेंट है, उसका अगर दिनचर्या जो है डिसिप्लिन वाइज, तो वो कैसा होना चाहिए? जैसे डिसिप्लिन का लेना देना एक टाइम बाउंड प्रोसेस से है। ओके। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का एक दिन है और वो दिन 12 घंटे का है, हम्म। तो 12 घंटे के दौरान कब करना है, क्या करना है, कितना करना है, हम्म। कितनी देर के लिए करना है, उससे हम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ओके। इस दौरान अभी जब आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते वक्त कभी कभार मोटिवेशन में डिप आता है। ओके। तो मोटिवेशन दिन भर में कभी कभार वो इंजेक्शन का रोल प्ले करता है, ओके। बट अल्टीमेटली जो भाई रेस पार करके या रेस जीतने का जो पूरा फंडामेंटल है, उसका डिसिप्लिन से लेना देना है। नॉट दैट मोटिवेशन विल नॉट हेल्प, ओके। motivation helps a lot, but putting it more precisely, motivation can be short term, but discipline is definitely long term. मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशन है वो पुश देने का काम करता हाँ। है, लेकिन डिसिप्लिन है वो उसको आगे तक ले जाने का काम 100%। करता है। करेक्ट। अब इसी की जब बात करते हैं ना, तो जैसे अपने बात कर रहे थे कि यूट्यूब वीडियोस आते काफी आते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से झूठ है, ठीक है, जो पर्टिकुलर अगर बात करने जाऊं तो काफी है मार्केट के अंदर, जो यूपीएससी, जीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं, और जहां तक मुझे मालूम है झूठ भी बोला जाता है उनमें, ठीक है। तो आपके हिसाब से वो ऐसे कौन से झूठ होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोले जाते हैं, जिसके कारण वो एक बार मोटिवेट होके एंटर हो जाते हैं? कौन सा ऐसा झूठ है? यू विल नो बेटर। यस यस, आई वाज रिकॉलिंग क्योंकि झूठ बहुत सारे हैं उसमें, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द पहला जो सबसे टॉप झूठ है वो ये है कि एक बार इस एग्जाम को पास कर लो, फिर कोई चिंता नहीं, फिर लाइफ सेट है। ये एक मिथ है, क्योंकि एक्चुअली में जब आप कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो उसको पास करने के बाद ही तो असली लाइफ चालू होती है ना, जहां आपको प्रोबेबली डबल द एफर्ट डालना पड़ता है। ओके। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आफ्टर यू एंटर द सर्विस ऑल्सो। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं या जिनको ये बताया जाता है कि एक बार बस इस एग्जाम को पार कर ले, उसके बाद कोई चिंता नहीं, लाइफ सेट। लाइफ सेट है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, देयर आर आईपीएस ऑफिसर्स इन जनरल पुलिस 24 आवर 48 आवर्स की भी जॉब होती है एट अ स्ट्रेच। तो व्हाई यू वांट टू एंटर सिविल सर्विसेज, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो द टॉप मोस्ट मिथ या जो झूठ बोला जाता है वो यही है कि एक बार कर लो उसके बाद लाइफ सेट है। वो 10th और 12th वाली बात है कि एक बार आप 95-98% ले आइए उसके बाद लाइफ सेट है, बट ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क तो पूरी लाइफ करना पड़ता है, क्योंकि आप उसके बाद क्या होता है, आप पास कर जाते हैं, फिर आपको एक पद दिया जाता है, तो उस पद से आपको इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए दिया गया है। तो काम तो उसके बाद शुरू होता है ना, बिकॉज तब आप कंट्री लेवल पर काम करते हैं। मतलब काइंड ऑफ जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज द पिलर, हाँ, जो आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल, पर पर नींव है। हाँ पर मेन नजारा जो चालू होता है वो पास होने के बाद हाँ, चालू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, ठीक है, उसमें से मेजर ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स है वो गाइड करने का काम कम कर रही है और सपने बेचने का काम ज्यादा कर रही है? अब ऐसा है कि ज्यादा इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रही है या कम, ये बताना मुश्किल है, बट कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो शायद ये दोनों काम कर सकती है।
because selling dreams, it's not technically at times a part of the business. बट क्या होता है कि जैसे आपका कोई बच्चा पास होता है, आपका कोई बच्चा प्रीलिम्स पास होता है, मेंस पास होता है, इंटरव्यू पास होकर ऑफिसर बनता है, तो आप भी उसको सम्मानित करना चाहते हैं. यू आर ऑल्सो हैप्पी विद द प्रोसेस दैट ही और शी हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन. तो जाने अनजाने में कभी ड्रीम सेल हो जाते हैं, जाने अनजाने में. एट टाइम्स पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ऑल्सो, तब वो ड्रीम सेल हो जाते हैं. तो यस, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पर कभी कभार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इंटेंट के हिसाब से पता नहीं चलता है कि ड्रीम बेच दिया है, कभी कभार बेचते भी है. और दूसरा इसका पार्ट होता है कि आर दे एक्चुअली हेल्पिंग स्टूडेंट्स? यस दे आर. क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो एस्पिरेंट पहली बार तैयारी शुरू करता है, कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, कोर्स में अपने कॉम्प्लिकेशन है, कोर्स के अपने चैलेंजेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लगती है. आप मेंस के पेपर लिखते हैं तो कोई चेक करने वाला भी होना चाहिए. आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो कोई आपको समझाने सिखाने वाले भी होने चाहिए. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मदर और असिस्ट दोनों करेंगे तो सही ना. तो इसीलिए वो दोनों चलता है. आर दे हेल्पिंग स्टूडेंट्स? यस. आर दे सेलिंग ड्रीम्स? यस. ओके. तो जैसे अभी सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, ठीक है, मोटिवेशन तो भर भर के मिलता है, ठीक है, पर आपके हिसाब से कहीं ना कहीं वो जो फोकस हो गया या अटेंशन स्पान जो है एस्पिरेंट्स का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है? करता है. ये मेरे स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक लेने के बाद ही मैं इस सवाल को लेकर, इसके जवाब को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, अटेंशन स्पैन को ब्रेक करता है. अब ब्रेक कैसे करता है या क्यों करता है? आई थिंक क्वालिटी कंटेंट इज प्लेइंग अ रोल. आई थिंक इंटरेस्टिंग कंटेंट इज प्लेइंग अ रोल. वैरायटी ऑफ कंटेंट इज आल्सो प्लेइंग अ रोल. इतना अच्छा सेलफोन इज प्लेइंग अ रोल. इतना ज्यादा एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके इतना खूबसूरत सब कुछ दिखता है, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल. इतना फास्ट इंटरनेट का स्पीड आ गया है, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल. तो एक बार सेलफोन आदमी हाथ लेता है, इतनी अच्छी स्क्रीन है, कलर इतना अच्छा दिख रहा है, इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है, एप्स पे इतनी सारी चीजें आ रही है, इतना कंटेंट आ रहा है, सब कुछ करते करते वो अटेंशन स्पैन चला जाता है. ओके. तो अब बोलते हैं कि तो जा रहा है क्या अटेंशन स्पैन? जा रहा है, सबका ही जा रहा है. अभी आपने एआई की बात की, तो एआई हर चीज को रिप्लेस करे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है. एक टाइम था जब ग्राफिक डिजाइनर पूरा लेके बैठते थे, एक एक चीज पुट अप करते थे, फिर ग्राफिक रेडी होता था. आज सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट का काम होता है, वो ग्राफिक बना के दे देता है. राइट. इवन सेम फॉर द वीडियो एडिटिंग. कुछ भी आपको ज्ञान चाहिए हो, पहले लोग जाते थे गूगल के ऊपर, अब जाते हैं जेमिनाई, चैट जीपीटी, मल्टीपल क्लॉड हो गया और सबके ऊपर. तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में एआई जो है वो यूपीएससी और जीपीएससी की जो कोचिंग है उसका भी काम खा जाएगा? हाँ, मतलब अभी भी उसका एक अच्छा रोल है हमारे काम में. जैसे ये एग्जाम जो है, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है. तो अगर आप कोई भी ये जो चैट जीपीटी और ये सब जो आप प्लेटफॉर्म्स बोला, उस पर अगर आप लिखते हैं, मुझे तो बच्चे बताते हैं कि अगर आप लिखते गिव मी बेस्ट पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी, तो पहले हम टेस्ट कंडक्ट किया करते थे कि ये लो हमारी तरफ से 50 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके दीजिए. तो लोग एकेडमी पे आते थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो एआई ने उसको रिप्लेस कर दिया. फिर जो बहुत मेजर रोल होता था, वो रोल होता था पेपर चेकिंग का, कि सर प्लीज मेरा पेपर चेक करके दीजिए. तो हम बताते थे कि भाई ये ठीक है, इंट्रो को ऐसे कीजिए, बॉडी को ठीक कीजिए, कंक्लूजन को ये करना पड़ेगा, ये कंटेंट डालना पड़ेगा. वी विल क्लिक फोटो ऑफ देयर आंसर एंड आस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि भाई बताइए मेरा आंसर यूपीएससी के हिसाब से ठीक लिखा गया है. तो दैट इज वन. देन इंटरव्यू में भी मैंने सुना है बच्चे प्रोफाइल डालते हैं अपना और बोलते हैं कि बताइए मुझे क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एआई जैसे लोग बोलते रिप्लेस कर जाएगा क्या? असिस्ट करेगा. टीचर रिप्लेस हो गए तो समय बताएगा. अदरवाइज विथ टाइम, सिंस गुरुकुल, द रोल ऑफ टीचर हैज आल्सो बीन चेंजिंग. आई थिंक आगे जाकर अगर इसी तरीके से यूपीएससी नहीं पढ़ाना हुआ तो शायद बच्चे ये पूछेंगे कि सर मैंने ये आंसर लिखा है, तो आप मुझे ये बताएं ना एआई के तहत में फिर मैं इसको कैसे बेस्ट चेक करवाऊं. तो शायद एक टीचर को ये सिखाना पड़ जाएगा कि एआई का यूज ऐसे कीजिए. वो भी तो किसी को पढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. तो
AI is playing a good role. Will it be able to replace? Only time will tell. Okay. Is it creating an impact? Yes, a decent impact. Technology will always create that impact. Always. Why not? तो अपार्ट फ्रॉम दिस, लाखों बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जीपीएससी के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, इवन फॉर अदर सिविल एग्जाम्स Right. टू। Right. उसमें से ऐसा क्यों होता है कि कुछ चुनिंदा लोग ही उसको पास कर पाते हैं हम्म और बाकी सबके सपने हम्म वो ऐसे ही रह जाते हैं? यू विल नो, Right. आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने भी अटेम्प्ट्स Right. लिए हैं। राइट इसकी बहुत सारे आंसर्स हैं भाई। कुछ चुनिंदा लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जब आप वैकेंसीज देखते हैं तो वैकेंसीज कुछ ही है। ओके। तो जब लोग ये कहते हैं नोशन से, अरे जैसे टॉकिंग अबाउट यूपीएससी फर्स्ट, कि इस साल 1000 लोगों ने ही पास किया है, तो 1000 लोगों ने पास नहीं किया है, 1000 लोगों की वैकेंसी आई थी। जीपीएससी 250 लोगों ने ही पास किया है, जीपीएससी की 250 लोगों की वैकेंसी आई थी। तो चुनिंदा लोग पास नहीं करते, सरकार को इतने लोग चाहिए। ओके। पहली बात। दूसरा ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव स्टार्टेड अस्पायरिंग फॉर दीज गवर्नमेंट जॉब्स अगेन। 2 लाख से 4 लाख से 10 लाख से 12 लाख लोग तैयारी करने लग गए। तो कैसा है कि पहले 5 लाख लोग बोलते थे कि हम तैयारी कर रहे हैं, सीटें 1000 थी। अब 12 लाख लोग बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीटें 1000 ही। सीटें 1000 है। तो सरकार तो तब से 1000 ही सीटें लेकर चल रही है, एवरेज अगर 10 साल का देखें तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही पास हुए। जैसे वो वापस अगर 2 लाख पे आ गए तो फिर शायद ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ चुनिंदा पास हुए। शोर ज़्यादा होता है ना, क्योंकि 12 लाख लोग जब एग्जाम को अस्पायर करते हैं तो सेम जीपीएससी में 250 सीटें करीब लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो ये 2 मेजर एस्पेक्ट है। एक तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा है द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दैट हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इस चीज़ को तैयार करते हैं। ओके। तो दोनों में एक अजीब सा मिसमैच आ गया। तो फिर ऐसा हो गया है कि भाई बहुत लोग बहुत टफ है या बहुत ऐसा है। बट आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आज के टाइम में सिविल सर्विसेज को लेके, या सरल भाषा में बोलने जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, हाँ। बहुत लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं कि नहीं, हमको बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स ही चाहिए। और कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शंस भी है, डेफिनेटली है। कि आज अगर मैं आपकी भी बात करने जाऊं, आपने एस्पायर किया, राइट, देन यू एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं लोग कि एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ और फील्ड के अंदर वो अपनी चीजों को लाके बाहर लाके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली जो सवाल है उसका जवाब पहले तो हाँ है कि यस, लोग अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायर करने लग गए। उसका जवाब ना भी है, क्योंकि ये ना अब सिटी बेस्ड भी है। जैसे पीपल वेर यू सी एंटरप्रेन्योरशिप, people where you see startups, people where you see places where you see high-tech jobs available, वहाँ लोग aspire नहीं कर रहे हैं। जैसे not many people in Bombay, Bangalore, Noida, Gurgaon, they are not preparing much for civil services. Okay. क्यों? They know कि भाई एक opportunity का बहुत बड़ा segment है, हम इसी चीज़ को explore कर सकते हैं। जो cities on the traditional aspect है, जैसे बिकॉज वी आर हियर इन सूरत, तो सूरत की ही बात करते हैं। उसमें क्या है कि डायमंड और टेक्सटाइल लेते हैं। अब ये दोनों फील्ड के कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो शायद नया जनरेशन कंप्लाई नहीं कर पाता। जैसे टेक्सटाइल्स में भाई क्रेडिट का धंधा है, तो उसके साथ अनसर्टेनिटी आती है। आज ईरान वॉर है, तो भाई उसके साथ उसके यान के प्राइसेस का अप डाउन होना, एक्सपोर्ट्स का जाना, ये वो। तो क्या होता है कि वो जब अनसर्टेनिटीज आती है तो घर में जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि देखा धंधे में कितना उतार चढ़ाव आता है। तो वो गवर्नमेंट जॉब फिर वो पूछते तो स्टेबिलिटी किधर से आएगी, तब इसका जन्म होता है कि तो ये ना करता तू गवर्नमेंट जॉब कर ही ले। तो फिर वो पूछते कि उसमें सब अच्छा रहता है, तो बोले हाँ उसमें सब अच्छा रहता है। तो तब इसका जन्म होता है कि तब हमको लगता है कि इतने सारे लोग एस्पायर करने लगे। जैसे हमारा शहर उन्हीं में से एक होता जा रहा है कि लोग ये बात करते हैं। तो अनसर्टेनिटी जितना ज़्यादा बिजनेस में बढ़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस आता है।
उतना शायद पेरेंट्स वाला जनरेशन बोलता है कि शायद तू इसको नहीं अभी झेल पाएगा, या रहने दे, तू इसमें मत जा, तू एक सेफ बेट ढूंढ, 2 साल 3 साल 4 साल का हार्डवर्क कर ले, तेरी जॉब लग जाएगी, तो उसके बाद तेरे को चिंता नहीं है। तो जिस भी देश में, जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में सर्टेनिटी रहेगी या अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहाँ लोग इतना गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से हॉट फेवरेट बोल लो या हॉटेस्ट सिटी बोल लो, जहाँ से सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स निकलते हैं, वो कौन सी है? जैसे एस्पिरेंट्स निकलते हैं से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हब कौन कौन से शहर बन गए, क्योंकि सिविल सर्विसेज भी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके पहले से ये एक इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एस्पायरिंग करियर्स हुआ करता था, आज भी है, क्योंकि लोग आईआईटी करते हैं, लोग एम्स से डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद भी सिविल सर्विसेज एक करियर ऑप्शन होता है। तो ये हमेशा से एक करियर ऑप्शन है। तो उसमें ना गढ़ है हिंदुस्तान में, जैसे दिल्ली इसका एक गढ़ है, हॉटेस्ट सिटी नहीं है वो, टेम्परेचर वाइज 50 डिग्री हो गया, वो एक हॉटेस्ट सिटी अलग बात है, बट इट इज़ नॉट अ हॉटेस्ट सिटी। जैसे जयपुर एक नया गढ़ बन के उभरा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से हमेशा से एक गढ़ रहा करता था। जैसे साउथ में चेन्नई ऑलवेज एक गढ़ हुआ करता था। गुजरात में अगर बात करें तो अहमदाबाद गांधीनगर एक गढ़ है जो इसकी तैयारी करता है। आयरॉनिकली आप देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बॉम्बे गढ़ नहीं है, पुणे है, लोग वहाँ एस्पायर करते हैं क्योंकि बॉम्बे इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट पीपल से। ओके, तो लोग बोलते हैं कि केम सिविल सर्विसेज करवाने के लिए घणું છે यहाँ तैयारी करवा माटे, तो फिर वहाँ नहीं करते। तो ये सब कुछ एस्पायरिंग सिटीज़ है जो इंडिया के अभी टॉप सिटीज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या दूसरे शहरों से आके वहाँ रहते हैं और तैयारी करते हैं। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो ये गढ़ है वहाँ पे पढ़ने गया हो? ऑलवेज है कि पढ़ना होता है तो हर एजुकेशन के लिए कोई ना कोई यहाँ से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट होता है। राइट। तो उसी में कुछ हुआ है कि सूरत में से जो एस्पिरेंट्स है वो उन गढ़ में गए वो पढ़ने के लिए, लेकिन मुंह की खा के, क्यों मैं मुंह की खाना ही बोलूंगा उसको, कि मुंह की खा के फिर वो वहां पे आए हैं और आपके पास आके अगर बातचीत हुई हो तो उस टाइम उनके पेरेंट्स के साथ या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ आपका जो कॉन्वो है वो कैसा रहा है? काफ़ी पॉजिटिव रहा है, बिकॉज जैसे आफ्टर कोविड स्पेशली, जैसे टॉकिंग अबाउट दिल्ली एज अ हब, तो डायनेमिक्स बहुत सारा चेंज हो गया। पर दिल्ली जाके यूपीएससी करना ये एक लंबे टाइम से एक डिस्कशन का पार्ट रहा है। जब लोग 2020 में 21 में 22 में जाने लगे तो दिल्ली के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो फेवर नहीं किए कुछ बच्चों को, जैसे 500-500 बच्चों का एक साथ बैठना, जैसे कमर्शलाइजेशन होना, रहने की फैसिलिटी, पानी। भाई गर्मी में सूरत के लोगों की अगर बात करें, गर्मी में शायद 50 डिग्री થઈ જાય છે અને ઠંડીમાં 0 डिग्री થઈ જાય છે, એવો કેવો સિટી છે क्योंकि अपने शहर में तो ज़्यादा टेम्परेचर बदलता नहीं, तो उस वजह से हेल्थ ख़राब होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से फिर वो सूरत लौटते हैं, यहाँ तैयारी करते तो यहाँ ढूंढते, यहाँ जब ढूंढते तो मिलते हैं। तो कभी पैसे के रिगार्डिंग हुआ है कि पैसा वहां पर, क्योंकि इट्स ऑब्वियस है कि अगर गढ़ है और आपने अभी बोला कि कमर्शियलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि चार्जेस ज्यादा लेंगे। हाँ, लेकिन कभी कोई पर्टिकुलर ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ हो कि पेरेंट्स ने आके बोला हो कि मेरा बेटा तो वहां गया था या मेरी बेटी तो वहां गई थी और पैसे पूरे फूक के आ गए? हाँ, रोज होता है हमारे साथ। तो ऐसा कोई अगर मोस्ट रिसेंट अगर कोई किस्सा हो, हाँ, तो वो आप शेयर करोगे? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ दिन में यूपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम आने वाला है, तो सूरत इज अ सेंटर नाउ। तो चूजिंग दिल्ली एज अ यूपीएससी सेंटर के मुकाबले जो सूरत से दिल्ली गए लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि भाई सूरत में एग्जाम दे देंगे, सुबह घर से उठ के जाएंगे, आराम से एग्जाम देकर घर आ जाएंगे। सो देन पीपल मूव बैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई कि भाई यहाँ पर ही दे देते हैं। सो व्हेन दे कम बैक तो ये देखते हैं कि यहाँ पर चलो एक बार देख कर आते हैं कौन सी अकेडमी है, कहाँ पर है। तो अभी हाल ही में एक पेरेंट आए थे तो अपने बच्चे को लेकर कि सर लास्ट में कुछ आपके पास हेल्प हो तो आप इसको कर दीजिए। मैंने कहा साहब अभी कोई हेल्प नहीं, वो एक पर्टिकुलर सांचे में ढला हुआ है, लेट हिम गिव हिज बेस्ट एंड ओनली टाइम विल टेल। फिर जब बहुत अच्छा हो जाएगा तब बहुत अच्छा करेंगे।
नहीं आपको इसको सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, फिर भी आप कुछ पूछिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। सो आई आस्क्ड हिम समथिंग, और बच्चे को नहीं आया उस वक्त। क्या क्वेश्चन ऐसा क्या पूछा था आपने जो नहीं आया? क्वेश्चन एक्चुअली ना सब्जेक्ट का नहीं था। क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी के मेंस में कितने मार्क्स लेकर आओगे तो इंटरव्यू दोगे। तो पिछले 5, 7, 8 साल से 750 का अगर टोटल आता है एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का, तो वो यूपीएससी का इंटरव्यू दे सकता है। तो उनका जो नंबर था, जो उन्होंने कोट किया, वो बहुत ज़्यादा हाई था। डबल 1200 बोला था उन्होंने। तो आज तक किसी भी यूपीएससी के टॉपर के आज तक 1200 नहीं आए हैं इंटरव्यू मिला के। मैंने कहा कि यार 1200 तो नहीं हो सकते। तो फिर फादर ने पूछा क्यों सर 1200 क्यों नहीं हो सकते? फिर ये चर्चा होने लगी, तभी उसके पेरेंट ने कहा मेरे 8 लाख गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मार्क्स ठीक है, मतलब इट हैपेंस, मतलब इट इज़ नॉट किसी कोचिंग का फॉल्ट नहीं है, वो स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है। इतना सारा इन्फो होता है, तो एट टाइम्स कभी कभार क्या होता है कि सारा इन्फो गैदरिंग नहीं हो पाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि कितने मार्क्स लेकर आने, बट हो सकता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस इसका नॉलेज बहुत अच्छा हो। हाँ, बट ये होता है कि भाई, क्योंकि देखिए बड़े शहर से जब आदमी जाकर वापस आता है तो क्या सोचता है, छोटे शहर में तो अभी टकाटक होना चाहिए, भेजा इसको बड़े शहर में इस काम के लिए था, उसमें कोई भी चीज़ फंबल हो जाती है तो सबसे पहले लोग बोलते गए मेरे पैसे। तो ये चैलेंज तो आता ही है। तो अभी जैसे आपने टॉपर बोला कि 1200 टॉपर्स के भी नहीं आते। हाँ। तो अगर मैं टॉपर्स की बात करने जाऊं तो एक टॉपर्स को ऐसी क्या चीज अलग करती है जो कई लोग एस्पिरेशन जो उनका है उसको बीच में छोड़ देते हैं? जैसे आई थिंक वन ऑफ देम इज दे आर वेरी क्लियर एज टू व्हाई दे स्टार्टेड, व्हाई दे वांट टू डू इट। क्योंकि जर्नी में फेलियर्स आते हैं। एग्जाम भी 3 स्टेजेस में है, तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक ही साल में आदमी 3 बार भी फेल हो सकता है 3 में से किसी एक में। एंड क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं तो भी फेलियर्स आते हैं, ये एग्जाम का प्रोसेस का पार्ट है। तो क्या होता है कि फेलियर्स आते रहते हैं अगर लोगों के, तो जो बंदा पास होने को लेकर इच्छुक है वो इस वजह से वापस इस मैदान में कूदता है, बिकॉज ही और शी नोज दैट व्हाई दे स्टार्टेड। तो आई थिंक जो पहला रीजन है जो किसी टॉपर को अलग करता है किसी और स्टूडेंट से, वो ये है कि उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट ये है कि भाई मुझे क्यों ये एग्जाम पास करना है। ओके। पहला। दूसरा है कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एग्जाम को देना है, तो दूसरा है कि पहले मैं सब कुछ इसके बारे में पता कर लेना चाहता हूँ। प्रीलिम में क्या होता है सर, कितने मार्क्स आते कि पास होता है, मेंस में क्या होता है, कितने मार्क्स आते पास होता है, ये सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या है, इसका कोर्स अवेलेबल है क्या, इसका मटेरियल अवेलेबल है क्या, आप क्या करके दे सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कितने घंटे की पढ़ाई लगती है, इंटरव्यू में क्या होता है सर, मुझे कुछ ठीक करना है क्या वगैरह। तो जो रिक्वायरमेंट है वो इनिशियल लेवल पर अगर समझ लेते हैं तो जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कंपैरेटिवली स्टडी रहती है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। तो आई थिंक ये 2 मेजर रीजंस मुझे लगता है। They are very clear with why they want to do it, and they are very clear with how it is to be done. अभी एक चीज जो नॉर्मली बोलते हैं ना, जितने भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनमें एक देखी जाए ना तो एक होता है उनका पर्सनालिटी। उसके ऊपर अगर मैं बात करने जाऊँ तो एक जो पर्सन पहले होता है, हाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर जैसे ही पास हो जाते हैं, मैंने पास कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम्स और एक पोजीशन मिलने के बाद? इतना जल्दी चेंज नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया, किसी बच्चे का नाम आ गया, तो पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। वो तो खुद भावुक हो गए होते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या हो जाता है। पर 3 महीने 4 महीने तक जब तक ज्वाइनिंग आती है, क्योंकि एकेडमी में इसके बाद ट्रेनिंग होती है, तो तब तक क्या होता है कि द सोसाइटी इज सच कि भाई वाह यार वाह होता रहता है, अरे साहब તમે तो मोटा माणस હવે તમારી लाइफ सेट થઈ गया, ये सब चलता रहता है कि तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट होता है कि ठीक है फाइनली आई थिंक आई हैव बीन एबल टू अचीव समथिंग। तो इसीलिए पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आता। पर्सनालिटी में चेंज आता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद।
और वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी, आपने एग्ज़ाम दी, आपने एग्ज़ाम पास कर ली, अब आप आईएएस हो गए हैं, तो सरकार तो जिम्मेदारी लेगी ना आपको बेहतर ट्रेन करने के लिए, सिस्टम के लिए। 2 साल की ट्रेनिंग होती है। पास करने के बाद भी 2 साल जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में होता है, जैसे आप लबासना मसूरी में एक एकेडमी है, आप वहाँ जाते हैं, 3-4 महीने पहले वहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद अगर आप आईएएस हैं तो वापस वहाँ कंटिन्यू करते हैं, आईपीएस है तो आप हैदराबाद आते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं। तो सरकार उस, जिसको बोलते हैं कि रॉ हीरा है ना, तो उसको तराशना तो पड़ेगा। तो तराश तराश के उसको कलेक्टर लायक तैयार करते हैं। तो जब आप 1-2 साल बाद उसको मिलते हो, तो भाई तू तो एकदम चेंज हो गया है। मेहनत लगी है उस बच्चे की भी इतनी, सरकार की भी मेहनत लगी है, सरकार का इतना खर्च लगा है, उस बच्चे ने और टाइम दिया है, आईएएस का एग्जाम पास करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 साल और मेहनत कर रहा है। तो दैट चेंज इज वेरी एमिनेंट, वो आना भी चाहिए, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ओके। तो आपके अभी मेजर ऑफ है ना, सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। ओके, हाँ। ठीक है कि कई लोग अपोज में हैं, कई लोग सपोर्ट में हैं, पर मेजोरिटी ऑफ जो भी है पब्लिक इज इन द अपोज कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है काइंड ऑफ थिंकर्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, दे आर ओनली क्रिएटिंग डिग्री होल्डर्स। तो इस बात पे आप कितना एग्री करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम थिंकर्स को डेवलप करने की जगह सिर्फ डिग्री होल्डर्स जो है उनको क्रिएट कर रहा है? ऐसे पास्ट 10-15 ईयर्स का अगर देखें तो ये चेंज आ रहा है। जैसे पहले डिग्री होल्डर्स क्रिएट होते थे, उसमें क्या है, 10-15 ईयर्स बैक, आई थिंक फ्रॉम 2005 to 2015, इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर बात करें तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बूम आया था स्टेट वाइज। तो तब क्या हो गया था, शायद क्वालिटी मेंटेन उतनी हो नहीं पा रही थी, तो हायरार्की आ गया था। ओके, गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नॉट सो गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो बट द गुड वंस, वो लोग ने तो कंट्री बिल्ड करने में हेल्प किया है। आज जो आप 2026 में विकसित भारत देखते हैं, उसमें किसी न किसी पढ़े लिखे का हाथ तो है ही ना। उसमें एक ग्रुप था जो फिर डिग्री होल्डर कैटेगरी में आ गया। तो लोग क्या बोलने लगे, बहुत सारे डिग्री होल्डर हो गए, बहुत सारे डिग्री होल्डर हो गए, थिंक नहीं कर रहे हैं, थिंक नहीं कर रहे हैं। अब इसी को सरकार ने देखा, तो सरकार को भी लगा कि अच्छा, ये लगता है स्कूल में भी ये प्रॉब्लम ना हो रही हो, 10th में भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, 12th में भी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब वो थोड़ा रिवैम्प्ड है विथ टाइम। ऐसा दुनिया में हर देश में होता है, समय के साथ शिक्षा प्रणाली बदलनी पड़ेगी। हमने हमारे देश में बदल लिया है। तो अब जो चैलेंज है, जो लोग बोल रहे हैं कि थिंकर तो है ही नहीं, सब डिग्री होल्डर है, गिव दिस कंट्री टाइम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट आएगा। थिंकर्स, और थिंकर्स हैं ये देश। आप सोच के देखिए, इतना टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गया। सी देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल आइटम्स है, सो मेनी पीपल हु आर हियर, दे आर थिंकिंग। आई एम श्योर वन ऑफ द पर्सन whom I am seeing right now, he may not be a degree holder but he is a thinker. तो let India take time, होगा होगा, go with the flow. हाँ। एंड यूथ बहुत एस्पायरिंग है, एनर्जेटिक है, यूथ इज अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यूथ विल टेक दैट राइट, ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से एक यूपीएससी एस्पिरेंट या जीपीएससी या एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम एस्पिरेंट की सोशल लाइफ, उसमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? ऑलमोस्ट सब कुछ। कभी कोई ऐसा सीन आया है कि सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होने के कारण या उनको सोशल लाइफ छोड़नी नहीं है, उसके कारण आपको कुछ एक बहाने दिए हो? हाँ, बहुत सारे। जैसे हम लोग ही बोलते, सी सोशल लाइफ इज नॉट बैड। जैसे आप जब दिन भर काम करते हैं या आप हफ्ते भर बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप 2 घंटा बाहर अगर घूमने चले गए, मूवी देखने के लिए चले गए, दोस्तों से मिल लेते हैं, तो रिलैक्स तो होता ही है। बट जब लोग उसको प्रायोरिटाइज करके बाकी चीज़ें सेकंड होने लगती है, तो फिर आपके पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ आता है। तो जैसे बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं, तो भाई घर में अगर आपकी शादी है, आपके भाई की, बहन की, तो आपको जाना ही पड़ेगा।
बिकॉज दैट इज ऑल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम। वो जाना पड़ेगा, फुआ ना मामा का काके ना छोकरा ना पड़ोस में किसी की शादी है तो शायद मारे जाओ ऊपर से, तो यू नो कि तुमको आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ उसको कट करूँ। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहता है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने लगते हैं, ये वो करने लगते हैं, 3-4 दिन 5 दिन बाद आप भटक के वापस आते हैं, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन में 2 दिन और लग जाते हैं। उस 2 दिन में आदमी करता है ओवर थिंक, सर मुझे नहीं लगता कि होगा, तो तू क्यों चला गया था, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने गया था, तो दिन की शाम में ले लेता। तो एट टाइम्स क्या होता है कि राइट काइंड ऑफ सोशलाइजेशन नहीं होता। करेक्ट। इस पे एक और एस्पेक्ट और राइट काइंड में है, जैसे बहुत सारे ऐसे हो गए बच्चे जो शाम को ब्रेक ले रहे हैं, वीकेंड पे ब्रेक ले रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, बट किसी ने क्या समझा था, टॉक्सिक सोशलाइजेशन करते हैं। खत्म करके वापस आते तो तनाव आ गया होता है उनको, भाई वो कितना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, यार उसका देख कितना मस्त हो रहा है, ये कंपैरिजन ये वो। तो वो जब फिर अगले दिन वो सुबह किताब खोल के पढ़ता है, मेरे को पता ही है मेरे से नहीं होगा, ये वो सब। तो क्या उस चीज़ को भी एक अवॉइड करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोशलाइजेशन कीजिए, मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर। तो क्या व्हेन यू कम बैक टू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, सो यू आर एनर्जेटिक इनफ कि आई नो द रीज़न। मैंने उससे आज बात किया था, तो मैंने उसको बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसने बोला भाई तेरे को ये करना ही पड़ेगा, बहुत सही है यार, मेरे को तेरे से उम्मीद है, तेरे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, ये वो कर कुरा के। सो दैट इज राइट काइंड ऑफ पॉजिटिव सोशलाइजेशन, दैट हेल्प्स। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एनर्जी की बात है। हाँ, इफ यू आर एसोसिएटिंग विद द नेगेटिव पीपल यू विल गेट द नेगेटिव वाइब्स एंड नेगेटिव एनर्जी एंड हम- वाइस वर्सा सेम। बिल्कुल। हम साइंस में पढ़ाते हैं तो हम ये बात करते हैं, बचपन में भी पढ़ाया जाता है एनसीईआरटीज में, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या होता है कि भाई पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो तो ज़्यादा अच्छा सोशलाइजेशन होता है। नहीं, बड़े बूढ़े भी इसीलिए कहते थे ना अच्छी संगत रखो। यस, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल whom you sit with। तो वो एक एस्पेक्ट है इसका। तो अभी आपने ओवर थिंकिंग की बात की, तो अगर मैं बात प्रिपरेशन के रिगार्डिंग करने जाऊं हाँ एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, हाँ, तो सबसे डेंजरस क्या चीज है, ओवर थिंकिंग है या इनकंसिस्टेंसी है? एक बच्चे के लिए तो इसका जवाब मैं क्या ही दूं, ये तो मैं मेरे को लेकर ही दे देता हूँ। देखिए दोनों पर सबसे डेंजरस दोनों में बहुत से। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आदमी, वो किसी के 2 बच्चे हो तो नहीं बोलता बड़ा वाला प्यारा है कि छोटा वाला। इट्स लाइक दिस, बिकॉज क्या है कि द मोमेंट यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। जैसे आप इनकंसिस्टेंट होते हैं आप ओवर थिंक करने लगते हैं, तो ये तो आते और जाते रहते हैं। तो कोई बोले इन दोनों में से बुरा कौन है, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी में खुद कभी कभार ऐसा हो जाता है। यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग एट टाइम्स, जब बहुत काम कर लेते हैं तो थकान हो जाती है, तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं कभी कभार। तो अब क्या जवाब दूँ इसका, दोनों, बच्चा हो, बूढ़ा हो, एस्पिरेंट हो, एक आम इंसान हो, दोनों ही खराब है सबके लिए। ये बीच मझधार वाला था हाँ मतलब कि एक साइड में और दो, बोलते हैं ना दो नाव में सवार होना, ये वही बात है कि दो नाव में सवार होके चल रहे हैं। हाँ, बोले कौन सी नाव खतरनाक है, अरे कोई भी चली जाएगी तो डूब जाऊंगा, दोनों ही खतरनाक है, ऐसा है। तो अगर प्रिपरेशन की बात करने जाए तो कहा जाता है कि अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम पास करनी है तो आपको दिन के 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात कितनी हद तक सही है कि 12 घंटे 10 घंटे 16 घंटे की टाइम देना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ो, या फिर आपको ऐसा होता ही है कि नहीं आपको 12 घंटे तो बैर मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पहली बात। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिफर करता है। पूरी दुनिया में स्मार्ट वर्क से ऊपर कुछ नहीं है, सही है। तो एग्जाम्पल लेते कि भाई कोई एक्स आदमी 12 घंटे काम कर रहा है, वाई उससे ज्यादा स्मार्टर है वर्क करने में, तो 10 या 8 में कर लेगा। तो अब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट लेते पॉलिटी, भाई आप
पॉलिटी में बेहतर है मुझसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर आ रही है, मेरी नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि एज अ सब्जेक्ट पॉलिटी के वक्त मुझे 12-12 10-10 घंटे लग जाए। तो इसीलिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, दिखा एक बार मेरे को, समझा कैसे होता है, समझ गया। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं मैं पहले खुद से पूरा समझना चाहता हूँ, लेबोरियस, तो उसको टाइम देते हैं। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो बहुत एफर्ट डालने के बाद भी नहीं होता है, तो तब अगर आप उसको आकर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर वो बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है। अरे भाई वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो 12 घंटे पढ़ रहा है, जो आ रहा होगा उसमें 4 ही पढ़ रहा है। ये सब नोशंस का प्रेपरेशन से एक पॉइंट के बाद कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। आप गूगल करके देख लिए विवेक जी, देर आर पीपल जो जॉब के साथ इस एग्जाम को देते और निकालते हैं, तो फिर कैसे वो 12? देर आर मदर्स जिन्होंने बच्चे के साथ इस एग्जाम को पास किया है। तो इसीलिए ये जो आर्स वाला जो क्वेश्चन है ये एक नोशन है। पर काइंड ऑफ कैसा है कि सराउंडिंग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हाँ वो जब एंटर होते हैं इस फील्ड में तभी उनके माइंड में एक ही चीज कर देते हैं कि तेरे को ये एग्जाम आ रही है, इसके लिए पढ़ाई कर रहा है, तेरे को दिन में 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, तो ये सब वो फेक नॉलेज है जो आगे ट्रांसफर होता है। तो कभी भी हमारे साथ भी होता है कि जब पेरेंट्स हमारे ही सामने बोल रहे होते हैं कि सर फिर आप इसको बोल दो 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था? तो बोले नहीं। मैंने कहा तो आपको कैसे पता कि 12 घंटे पढ़ना होता है? वीडियो में देखा था मैंने। वीडियो किसका था? बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप किसी का भी किसी पे चेप रहे हो। अनजान आदमी का ज्ञान आपने अपने सबसे जानकार आदमी जिसको बोलते हैं आपका बालक, आपने उस पर चेप दिया, तो फिल्टरिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं। इंस्टेंट क्या ज्ञान दिया जा सकता है? बेटा બધું સમજીને કરજે, લોજિકલ એફર્ટ નાખજે, સ્માર્ટ વર્ક કરજે, આપણે કરવાનું છે। तो ये जो, क्योंकि अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं होता तो आप और स्टोरीज क्या सुनते, वो डिप्रेशन में आ गया है, उसको एंग्जाइटी हो गया है। क्या 12 घंटे उसको बोल दिया था पहले ही दिन से, तो बच्चे को भी लगा कि बोल रहे 12 घंटे तो होगा 12 घंटे करने को, तो फिर उसके रिपरकशंस भी खराब आ जाते हैं। काइंड ऑफ यही चीज होगी कि जो कॉन्स्टेंटली सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि नहीं इतने सब बोल रहे हैं तो कुछ होगा तो ही बोल रहे हैं करके। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को करवाना है, वो एक इंस्टाग्राम का खाली रील देख ले, बाकी मेटा संभाल लेगा। 12 घंटे पढ़ने वाली एक रील देखो, 50 रील में आएगा 12 घंटे। अब मान लेते हैं कि हो सकता है 12 घंटे, 50 रील उसको फॉरवर्ड कर दी है बोल के कि 12 घंटे, तो क्या होता है कि शेर आया शेर आया शेर आया देख के सबको लगता है हो सकता है आया होगा यार, अपने क्या मालूम। तो ये नोशन है जो जैसे ये नोशन को अगर तोड़ना हो ना, तो जो इस एग्ज़ाम को पास कर गया हो उससे फुर्सत से पूछेंगे ना तो इसका बहुत सही जवाब देंगे, क्योंकि ये कोई साल भर में पास करने वाला प्रोसेस नहीं है। करेक्ट। साल तो तैयारी करने में जाता है लोगों का, फिर 1 साल एग्जाम देने में जाता है। थिंक अबाउट इट यार, 750 या 700 ऑड डेज, तो 12-12 घंटे। आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बिगिनर्स जो ये फील्ड में एंटर होते हैं उनकी सबसे बड़ी ऐसी मिस्टेक क्या रहती है जो मेजर ऑफ आपको मेजोरिटी ऑफ बच्चों में देखने मिलती है जब वो इस फील्ड के अंदर आते हैं, आपसे मीटिंग करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कि हाँ ये गलतियां करने वाले ही हैं? इसका जवाब अभी से कुछ देर पहले वो टॉपर्स को रिलेटेड जब जवाब दे रहे थे, दैट व्हाई इज इट दैट टॉपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसी का ये जवाब वापस है कि 1, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते दैट दे डोंट नो व्हाई दे वांट टू डू इट। 2, वो पता नहीं करते कि करना क्या है, तो इसीलिए एग्जाम का प्रोसीजर नहीं पता करते, और दूसरा ये जानकारी में नहीं है कि ये क्यों करना है। और कुछ भी हो, देखिए कोई भी काम बात हो, सपोज आप है या मैं है, आपको नहीं पता है कि ये पॉडकास्ट क्यों करना है, तो आई डोंट थिंक दिस चैनल इज गोइंग टू सक्सीड। द व्हाई हैज टू बी क्लियर, तो एक वो तो ज़रूरी है, और दूसरा कि कैसे करते हैं इसको,
अगर वो ही नहीं पता है तो ये माइक यहाँ लगेगा कैसे, ये सेटअप तैयार ही कैसे होगा? बिकॉज आपके ये दोनों क्लियर है विवेक जी, सो दैट इज हाउ यू आर सक्सीडिंग। सो सिंपली अगर एक चीज एक वर्ड में बोला जाए तो एम, कि आपका एम क्या है एंड वो एम को अचीव करने के लिए प्रोसेस क्या करना है, हाँ क्यों करना है और कैसे करना है, हैज टू बी क्लियर। यस, क्योंकि मेजॉरिटी जो मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो जो मेरे को सबसे ऑब्वियस आंसर आता है वो यही होता है कि हाँ भाई आपको ये क्यों करना है? तो लोग बोलते हैं कि मेरा ड्रीम है सर। हाँ वाह, दैट्स अ नाइस ड्रीम। ड्रीम क्यों है? ड्रीम है सर। हाँ बहुत अच्छी बात है, मतलब ये ड्रीम क्यों है आपका? मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैंने कहा तो एनजीओ ज्वाइन कर लो। नहीं सर, मतलब मेरे को पद लेकर समाज के लिए कुछ करना है। बहुत ही अच्छी बात है, कोई एक आइटम बताओ जो करना है। तो महिला सशक्तिकरण करके देना है सर, विमेन का एम्पावरमेंट। तो मैंने कहा उस काम को करने के लिए यूपीएससी क्यों करना है? सर वो मैंने सुना है कि, अब जब वो सुना है तो फिर वो ड्रीम, तो वो ना एक काइंड ऑफ भ्रम है। हाँ वो क्रिएट होता रहता है, फिर वो किसी से पूछता है, फिर वो इंटरनेट पे देखता है, ये सब देखता है, उसको लगता है कि महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक भी बढ़िया है, मेरे को ये करना भी चाहिए और उसके लिए मैं आईएएस बनूंगा। आप वेरी श्योर है कि आपको ऐसा कोई काम दिया जाएगा सिविल सर्विसेज में जाने के बाद जिससे महिला सशक्तिकरण हो सकता है? यूपीएससी के एग्जाम से हर किसी को लग रहा है आईएएस आईपीएस ही बनते हैं, आईआरएस हो गए तो महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे रेवेन्यू सर्विसेज में? आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले गए, आप दूसरे देश के राजदूत या एम्बेसडर बन गए, कैसे करेंगे महिला सशक्तिकरण? तो उनमें से कोई भी सर्विस आपको अलॉट होगी तो आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटल लेवल पर इंपैक्ट क्रिएट करना या कोई भी काम करना, व्हाई? दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ बिगिनर इज, दैट द व्हाई इज नॉट क्लियर। तो अगर सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात की जाए, जो ऐसा सच है जो हर यूपीएससी के अंदर या जीपीएससी की स्टडीज करने के लिए सोच रहा है, उसको सुनना चाहिए, तो वो ऐसा कौन सा सच है? कि एग्जाम पास करने के बाद भी बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितने लोग ये सोचते हैं एक बार थी जाए सब सेट है, ये बात ही गलत है। एक आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, फॉरेन सर्विसेज है, और उसके अलावा कम से कम टोटल 23 सर्विसेज है, तो इसके अलावा और 19 सर्विसेज हो गई। वो देश की बागडोर संभालते और चलाते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक बार बस बन जाओ उसके बाद सेट है? जितने इस नोशन से एंटर होते सबसे पहले उनको ये बंद कर देना चाहिए। आप में क्या ताकत होनी चाहिए कि मैं यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए अगर 12-12, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, पास हो जाने के बाद भी मैं देश सेवा में 10-12 घंटे तो दूंगा ही। वो ओके है दोनों बातें? आओ। और कई लोगों की मेंटेलिटी होती है, अरे गवर्नमेंट जॉब मिल गई फिर तो लाइफ सेट है, क्या करना है, टाइम से एकदम जाना है, टाइम से आ जाना है, घर पे मस्त एकदम करो, गवर्नमेंट वैकेशंस के लिए जाने देगी, सब कुछ करने देगी, पैसा भी गवर्नमेंट ही देने वाली है, हमको जेब से डालना नहीं है, गाड़ी घर सब देगी। पर ये सारी बातें वही बोलते हैं ना जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये बात अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बोले तो एक बार के लिए समझ आता है, वो नहीं बोलते। क्यों बताए? क्योंकि ये सारी चीजें मिलती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आप जब किसी को काम अलॉट करके जाते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के सीईओ हो जाते हैं तो भी तो ये सारी चीजें मिलती है ना। पर ये बात ना पूरे इंडिया में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर बोलते हैं। आज आप किसी अच्छे फैंसी बड़े कंपनी के सीईओ हो जाइए, they'll give you a bungalow, you'll get a chauffeur driven car। आप वेकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई किसको करना है? आप खुद बोलिए कि मुझे वेकेशन लेना है, वेकेशन ले सकते हैं, खाली बिल पास करवाना। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सीनियर पोजीशन पे चले जाइए बहुत काम करके, तो आप 6 बजे 7 o'clock यू कैन गो होम। तो लोगों को लगता है कि ये सारी प्रावधान जो है ना, ये खाली सरकारी नौकरी में ये वो में, ये प्राइवेट में भी मेरिटोरियस लोगों को मिलता है। लेकिन याद रखना, उतनी मेहनत प्राइवेट में करना तो लोग क्या करते? प्राइवेट उतनी मेहनत नहीं करते, अपना तो मालिक है, ये है वो, को क्या मतलब है, कुछ बढ़ा के तो देगा नहीं, कुछ होने तो वाला नहीं है। तो इस वजह से प्राइवेट में लोग एफर्ट डालते नहीं, सरकारी नौकरी में जाने के लिए जान से ज्यादा एफर्ट डाल देते हैं, तो वो मिल जाता है, तो लोगों को लगता है देखा सरकारी में ही मिलता है।
गूगल के सीईओ को नहीं होता वो? आज जो भी एक सीईओ टाटा सन्स ऐसा नहीं होता है. एवरीबडी गेट्स, इट इज देयर ड्यू एज हार्ड वर्क, जो आपको यू गेट दैट इन रिटर्न. बट क्या है कि लोग सरकारी नौकरी के ये सारे एस्पेक्ट्स को ही खाली फैंटेसाइज करते हैं. ये कोई सरकारी नौकर कभी नहीं बोलता ये सब बातें. नॉन गवर्नमेंट, जिनको नहीं मिला वो सोचते हैं क्योंकि एफर्ट डाले नहीं तो मिला नहीं, तो दूसरे को क्या बोलते हैं, कर ले मिल जाएगा. जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी कर ले तो भी मिल जाएगा. तो पर आपके हिसाब से अगर देखने जाए तो एट द एंड ऑफ द डे अगर लाइफ में सक्सेस को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? नॉट ओनली इन गवर्नमेंट जॉब, एनी इन एनी. इज इट सी आई एम अ बिग सचिन तेंदुलकर फैन. तो मैंने मतलब अब मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ मैंने उन्हीं को आइडलाइज किया है हमेशा. तो मैं यही समझता हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी एक जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रोज़ उठ के रेपिटेटिवली सेम काम को अगर कर पाते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड और क्वेश्चनिंग द वर्क, और जैसे आज उस काम को किया कल वापस से वही काम करना है, आज से इतना सा बेहतर, परसों किया कल से इतना सा बेहतर, मुझे लगता है वही सक्सेस है. क्योंकि सचिन तेंदुलकर का ही अगर वापस एग्जाम्पल लो, ही स्टार्टेड बैटिंग एट द एज ऑफ प्रॉब्ली 12-14, ही रिटायर्ड एट 40. द लास्ट मैच दैट ही प्लेड तो भी सुबह उठकर बैटिंग करने गए होंगे. तो वहाँ पर जो बॉलर्स होंगे वो क्या बोल रहे होंगे, साहब को बैटिंग करने की क्या जरूरत है, सुबह सुबह प्रैक्टिस करने है. सचिन बैटिंग की प्रैक्टिस करता है क्या? भाई साहब सचिन बैटिंग की प्रैक्टिस करता है इसीलिए सचिन है. आई थिंक टू मी सक्सेस इज डूइंग द सेम थिंग repetitively better the next time that you do it. तो फिर आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, आप मतलब यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग. आई थिंक वो क्या बोलते हैं, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. वो बोले काबिल बनने के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो. हाँ, तो आई थिंक टू रेपिटेडली कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो वो होता है. मतलब काइंड ऑफ यही हो गया जो मैंने मेजर ऑफ सुना है आपको बच्चों को बोलते हुए कि 100 किताबों को एक बार मत पढ़ो. हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है कि भाई 100 बुक्स वन टाइम, नो, 1 बुक अ मिलियन टाइम्स. तो लोग जब बोलते हैं दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में कि सेम बुक पढ़ पढ़ के कंटाल गया हो, तो आप थोड़ी इतिहास बदल देंगे. टाइम मशीन लेके जाओ. तेरा तीसरा अटेम्प्ट आया तो भारत का इतिहास थोड़ी बदल जाएगा. पहले अटेम्प्ट में वो इतिहास था, दूसरे में वो इतिहास है, तेरे को एग्जाम पास करना है, तीसरे में वो इतिहास है, तो फिर उस इतिहास को पढ़ पास कर. सर फिर से, हाँ सक्सेस है ना, चाहिए तो फिर से करना ही पड़ेगा. एंड एवरीबडी इज डूइंग इट. आई एम श्योर एवरी, मतलब यू सी अ मिनिस्टर, एन ऑफिसर इन स्पोर्ट्स, टीचर्स, आप ये जितने भी लोग हैं सब लोग सेम काम रोज करते हैं. तो जो नहीं कंटालते या जो रोज उसको और बेहतर तरीके से करते, तो आई थिंक सक्सेस हो जाता है. यू आर ऑल्सो डूइंग अ फैबुलस जॉब. थैंक यू. नाउ फॉर द लास्ट, कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस है, अच्छा, ठीक है? ओके. ऑनेस्ट आंसर चाहिए, हाँ, ओके डन. ठीक है? कुछ भी अनफिल्टर्ड, मतलब टोटली अनफिल्टर्ड होना चाहिए, कुछ भी फिल्टर्ड नहीं हाँ, होना done, चाहिए. done. आपके जो माइंड में आ रहा है वो तुरंत आपको बताना है, बिल्कुल. ठीक है? सो फर्स्ट, यूपीएससी और स्टार्टअप, यूपीएससी. डिसिप्लिन और मोटिवेशन, डिसिप्लिन. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट. नोट्स और रिविजन्स, रिविजन. आईएएस और आईपीएस, आईएएस. बुक और यूट्यूब, बुक्स. कंसिस्टेंसी और टैलेंट, कंसिस्टेंसी. ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन. स्लीप और लेट नाइट स्टडी, स्लीप. करंट अफेयर्स और स्टैटिक सब्जेक्ट्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स. मेडिटेशन और जिम, मेडिटेशन. वन हैबिट स्टूडेंट मस्ट क्विट इमीडिएटली, प्रोक्रेस्टिनेशन. वन क्वालिटी एवरी टॉपर हैज, कंसिस्टेंसी. बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स टुडे, फोन. सक्सेस इन वन सेंटेंस. कांट बी. ये रह गया. सक्सेस इन वन सेंटेंस नहीं पता है.
I don't know. Self-satisfaction. If anybody is self-satisfied with what they are doing, I think they are successful enough. So कौशल सर, as a final concluding statement, Right. जो भी व्यूअर्स हैं, हाँ. जो भी IPS या IAS बनने के लिए UPSC और GPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको अगर लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर आप देना चाहेंगे तो क्या हो? Okay, to the viewers here, whenever you want to start this preparation, दो चीजें प्लीज क्लियर रखिएगा. One, why do you want to do it, and second, procedure. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है. To the people who are already preparing, प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से रिव्यू कर लीजिएगा. That do you really want to do it, and if at all you are doing it, is the procedure clear? अगर ये दोनों चीजें चेक बॉक्स टिक होते हैं तो I think it's you are pretty close to the goal. So thank you कौशल सर for joining us today in this episode. काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल हो और काफ़ी लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए उनको एक्चुअल में, और कहाँ के झांसों में नहीं आना चाहिए और किस डायरेक्शन के अंदर, इफ़ दे रियली वांट टू एस्पायर फॉर UPSC, GPSC और एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो उनको किस डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन होना चाहिए और कहाँ पर उनका मेन फोकस, डिसिप्लिन उनको कंट्रीब्यूट करना है. राइट. सो वंस अगेन थैंक यू सर. द प्लेजर इज ऑल माइन. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर इस एपिसोड के अंदर में से कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली बताइएगा. वी विल ट्राई कि हम कौशल सर के साथ फिर से वो क्वेश्चंस के ऊपर एक नया एपिसोड लेके आए ताकि आपको हेल्प हो सके कि किस वे में आप अपने फ्यूचर के लिए खुद को रेडी कर सकते हो, किस हिसाब से UPSC और GPSC को अगर क्लियर करना हो तो आपको किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है और किस वे के अंदर आप अपना एक फाउंडेशन वर्क जो है वो रेडी कर सकते हो. सो थैंक यू गाइस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड यस, जो भी IAS, IPS, UPSC, GPSC के लिए एस्पिरेशन है, एस्पायर कर रहे हैं, उनके साथ ये एपिसोड जरूर और जरूर शेयर करिएगा. थैंक यू.